नमस्कार। मेरा नाम संदीप ओरी है और लैटम ग्रुप की ओर से आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज 16 अक्टूबर है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज का दिन को विश्व अन्न दिवस घोषित किया है। आज की चर्चा का विषय है कृषि में क्रांति, प्रगति का नया अवसर, अंग्रेजी में शिफ्टिंग पैराडाइम, एग्रीकल्चर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आई वेलकम यू ऑल टू दिस वेबिनार. It is only fitting that we are having this webinar today on 16th of October, which is observed as the World Food Day by the United Nations Food and Agricultural Organization. मेरे अंग्रेजी बोलने वाले दर्शक बहुत हैरान होंगे कि मैंने ये कार्यक्रम सबका स्वागत हिंदी में किया है। आज का ये कार्यक्रम एक्चुअली हम हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण नहीं करेंगे. So to those who are wondering why we started off in Hindi, let me tell you why. We actually decided to do this show as a mix of Hindi and English so that the benefits of today's discussion not only go to those who are from the urban area, but also to the farmers directly who are going to be watching this. So my apologies in advance for those who don't understand Hindi very well, and my apologies, माफी चाहता हूँ जो हिंदी बोलने वाले दर्शक हैं कि थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी होगी इसमें. चलिए शुरू करते हैं. मैं मुंबई का रहवासी हूँ. ऐसा कहा जाता है कि मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग गांव, किसान और कृषि के बारे में बहुत कम जानते हैं. लेकिन आज के इस कार्यक्रम में दो ऐसे मुंबईकर शामिल हैं जो कृषि, खेतीबाड़ी और ग्रामीण नियोजन में इतने माहिर है. ये हमारे किसान भाई बहनों को अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से और अपने एक्सपर्टीज से बहुत कुछ ज्ञान दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं. आइए मैं उनका मुलाकात करवाता हूँ. श्री राहुल तिम्बाड़िया जी. राहुल जी जो है लैटम ग्रुप के चेयरमैन है, एक साइंस और लॉ ग्रेजुएट है, रोटरी के मुंबई डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रह चुके हैं. लैटम ग्रुप अलग अलग व्यवसाय में है, जैसे कि इस्पात, रियल एस्टेट, हॉलिडे रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट और कृषि. राहुल जी की खास करके कृषि और किसान की भलाई में बहुत दिलचस्पी लेते हैं. राहुल जी, स्वागत है आपका. हमारे दूसरे संदीप, थैंक यू. हमारे दूसरे स्पीकर है श्री मयंक गांधी जी. मयंक जी एक अंतर्राष्ट्रीय शहरी योजनाकार है. 2011 में उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन और आम आदमी पार्टी का भी नेतृत्व किया. 2015 में उन्होंने राजनीति छोड़ दी और राष्ट्र निर्माण में लग गए. उन्होंने महाराष्ट्र के 106 ऐसे जिले चुने जहां सबसे ज्यादा गरीबी, सूखा और किसानों की आत्महत्या थी, और उन जगहों में जाके, उन गांवों में जाके विकास का कार्य शुरू किया, जल संचयन को बढ़ावा दिया और किसानों की आमदनी को 20 गुना ज्यादा बढ़ाया. उनका अभियान ग्लोबल परली के नाम से जाना जाता है. आपका भी स्वागत है मयंक जी. नमस्कार. नमस्कार. मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि मयंक जी फिलहाल हरिद्वार में है और राहुल जी फिलहाल बेंगलोर में है. तो हालांकि हम लोग सब मुंबई कर रहे हैं, सब अलग अलग जगह में है. चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप दोनों से एक अपनी जिंदगी के सफर के बारे में थोड़ा बहुत पूछना चाहता हूँ. शुरुआत करता हूँ राहुल जी से. राहुल जी, ये साइंस और लॉ करने के बाद ये इस्पात, रियल एस्टेट, कृषि में कैसे पहुंच गए आप? देखो, जो कुछ भी पढ़ाई होती है संदीप, अल्टीमेटली तो कोई ना कोई करियर के लिए होती है. मैंने साइंस ग्रेजुएशन जय हिंद कॉलेज बॉम्बे से किया, और उसके बाद मैंने लॉ किया, और उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन एंटोमोलॉजी, साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, वो भी किया. उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन ऑर्निथोलॉजी, मतलब साइंस ऑफ बर्ड्स, वो भी किया. और उसके बाद मैंने मेरी करियर 1971 में स्टील से शुरुआत की. उस समय मैं जापान, बेल्जियम और जर्मनी से माल इंपोर्ट करता था. आज की तारीख में लैटम ग्रुप का एक स्टील का प्लांट है, कलर कोटेड, ऑल्सो नोन एज पीपीजीआई. उमरगांव में हमारा स्टील प्लांट है. 1987 से मैंने रियल एस्टेट में जाके मैंने एग्रीकल्चर लैंड पहले शुरुआत की. जब उस समय, जब 1987, उससे पहले मैं जब जापान, जर्मनी जब घूम रहा था ना, तब वहाँ की मैंने पैकेज फूड प्रोडक्ट्स जब मैंने देखी, वहाँ के ऑस्ट्रेलिया का मैंने मैकेडेमिया फार्म जब विजिट किया, तब मुझे वो रियलाइज हो गया कि एग्रीकल्चर, एग्रो प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एग्रो टूरिज्म एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में ही बहुत अच्छा भविष्य है. तब से मैंने एक्सपेरिमेंट एग्रीकल्चर में चालू किए. फिर 1997 में होटल इंडस्ट्री में आ गया, और आज की तारीख में हमारे 3 होटल्स है, 5 रेस्टोरेंट है, कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, जिसमें
कुछ इतना ज़्यादा सफल नहीं हुआ, पर अभी बैंक जी को मिलने के बाद मुझे लगता है कि उसमें आज भी मैं ऐसा मानता हूँ, एंड आई फर्मली बिलीव दैट देयर इज ट्रेमेंडस पोटेंशियल एज फार एज agriculture activities are concerned, also in agro produce and also in tourism industries. So this is what it is as on today. थैंक यू वेरी मच। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी। चाहिए मयंक जी के और भी इंटरेस्टिंग जर्नी है। मयंक जी, शहरी एक्सपर्ट होने से आपने राजनीति से फिर कृषि, और ये आपका सफर के बारे में आप जरा बताएंगे। ये तो मेरा पागलपन मुझे यहाँ लेके, ये पागलपन पहले जी, मुझे हेलो, आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए, गो अहेड। हाँ जी सॉरी। हाँ, तो एक पागलपन है कि इस देश को बदलना है। पहले मैंने अन्ना जी के साथ काम किया, राइट टू इंफॉर्मेशन ड्राफ्ट किया, उसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट की, उसके बाद आम आदमी पार्टी बना। तो ये सब में एक लीडरशिप रोल था और देश को बदलने के लिए काम करता था। लेकिन जब राजकारण देखा कि ये मैं उसके लिए लायक नहीं हूं, तो राजकारण छोड़ के, वो कीड़ा तो था मेरे अंदर कि देश को कैसे बदला जाए। और गांव में जाने का कारण गांधी जी का एक वाक्य था कि द सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। भारत की आत्मा गांव में रहती है। और हम देखते थे गांव में इतनी गरीबी है, गांव में इतनी तकलीफ है, और गांव के लोगों की बैकबोन टूट गया था। तो अगर गांव मजबूत नहीं होंगे, अगर गांव सक्षम नहीं होंगे, तो देश कैसे सक्षम होगा? ये प्रश्न मेरे मन में था। और मैंने कभी गांव देखा नहीं था, मुझे मराठी ठीक से आती नहीं थी, फिर भी मैंने ऐसा जगह चुना जहाँ पे सबसे ज्यादा किसान की आत्महत्या होती थी, महाराष्ट्र मराठवाड़ा में, और वहां जाके मैंने काम करना शुरू किया। तो ये जो आप जो कहते हो पागलपन है, इसके ये आपके पागलपन से बहुत सारे लोगों को बहुत सारा अच्छा फायदा हो रहा है। तो ये जो पागलपन है, आप इसको कायम रखिए। फिलहाल राहुल जी, आप बताइए, ये रियल एस्टेट में कृषि और फार्मिंग के हिसाब से कम्युनिटी फार्मिंग का जो बोला जाता है, इसके बारे में आप जरा और डिटेल में बताएंगे। ऐसा है संदीप कि जैसे मैंने कहा कि 1987 में मैंने सबसे पहले एग्रीकल्चर लैंड ली, क्योंकि मुझे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में बहुत इंटरेस्ट था। उसके कुछ समय के बाद हमारे इजराइल के साथ ताल्लुक अच्छे हुए, तो मैं इजराइल गया। मैंने वहाँ हाइड्रोपोनिक्स के लिए स्टडी किया, मैंने उधर ड्रिप इरिगेशन के लिए स्टडी किया, मैंने उधर ग्रीन हाउस के लिए स्टडी किया, और वापिस आके मैंने हाइड्रोपोनिक्स चालू किया अपने फार्म पे। जब हाइड्रोपोनिक्स चालू किया तो मैं सबसे पहले टमाटर की खेती की, और हाइड्रोपोनिक्स में टमाटर, और दूसरा नॉन हाइड्रोपोनिक्स में मैंने भिंडी लगाई, भिंडी। और जब हमारे पास टमाटर हुए तो इतने अच्छे टमाटर हुए हाइड्रोपोनिक्स में, उधर उस समय के जो कलेक्टर थे उसने मुझे प्रमाण पत्र भी दिया, एक सर्टिफिकेट दिया। पर हुआ ये कि जब हमारा भिंडी का क्रॉप हुआ, छोटे पैमाने पे किया था, और टमाटर का क्रॉप हुआ, और जब हमने उसकी इकोनॉमी देखी तो मुझे मालूम पड़ा कि हमको टमाटर पड़ते थे 30 रुपए किलो में, और मार्केट थी उस समय 3 रुपए किलो की। मैं बोल रहा हूँ 1988, 89, 90 की। तो मैंने बोला कि ये कॉमर्शियली तो मुझे वायबल ये लगता नहीं है। उसके बावजूद मैं महसाना गया, उधर मैंने देखे यूकेलिप्टस का भी फार्मिंग वगैरह मैंने देखा। और 2003 में मैंने एक वापस कोशिश की। हमने वसुधा करके एक फार्म रखा, उधर मैंने कुछ पपाया के ट्री लगाए, कुछ मैंने सागवान लगाए टीक के, और कुछ मैंने केशू लगाए। और पपाया की ट्री तो वो मिड टर्म क्रॉप में आता है, वेजिटेबल शॉर्ट टर्म क्रॉप में आता है, पपाया वगैरह मिड टर्म क्रॉप में आता है, और साग और केशू वगैरह लॉन्ग टर्म क्रॉप में आता है। तो 2005 में बहुत अच्छे पपाया के क्रॉप हुए, करीबन 500 के आसपास पेड़ थे, इतने अच्छे पपाया आ रहे थे। और उस समय फ्लड आया 2005 का, क्लाउड बस्ट तो आप सबको शायद याद होगा। तो जो मेरा फार्म था उधर 4 या 5 दिन पानी भरा रहा है, टोटली फ्लडेड, फुल ऑफ वाटर। तो तब मैं उसके बाद जाके मैंने देखा तो मालूम पड़ा कि सब के सब पपाया के ट्री मर गए थे। तो मैं बहुत नासीपास हो गया, हताश हो गया, बोला यार ये एग्रीकल्चर तो हमारे लिए शायद नहीं है। पर उस समय तो केश्यू और उस समय टीक हुए नहीं थे, मैंने 2003 में ही लगाए थे। फिर मैंने अभी आज 2019-20 में जब मैंने देखा, तब वो टीक के जो ट्री थे
वो बहुत बड़े हो चुके थे, 30 से 40 फुट ऊंचे हो चुके थे। और ये केसू ट्रीज तो अभी भी जो चौथे साल से उसका तो फल आना चालू हो गया था, 5वें साल से। आज की तारीख में एक केसू ट्री मुझे 32 किलो नट्स देते हैं विच सेल। पर फिर भी आज 32 किलो सेल, उसको आज उसके आसपास के कोई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है। और आज जो भिंडी भी, जो आज सब्जी वगैरह भी लगती है, उसका उधर कोई सेल नहीं होता है। उधर वसुधा के जो हमारे वहाँ जो फार्म ओनर है, वो भी कोई चावल लगाता है अलग अलग टाइप के, कोई कलिंगर लगाता है, अलग अलग चीज लगाता है। तो आज समझो ईश्वर तो इतना देती है संदीप, कि अगर एक गुंठे में लगाई तो आपको हर रोज 100 किलो भिंडी आए। पर 100 किलो भिंडी आप करो क्या? 100 किलो भिंडी मार्केट में बिक नहीं सकती, 100 किलो भिंडी आप खा नहीं सकते। और अगर दोस्तों को बांटना हो तो आपको गाड़ी लेके वहां भेजना होगा। और तीसरे दिन वही दोस्त बोलेंगे, यार हर रोज क्या भिंडी बेचता है। तो मैंने सोचा कि ये तो कॉमर्शियली वायबल नहीं है। तब मेरे एक दोस्त सचिन नानावटी ने कहा कि मयंक गांधी ने बीड़ में किसानों के लिए कुछ ऐसा किया है कि एक किसान के जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे पेपर में, वो आत्महत्या करते थे, वो किसान एक एकड़ में 4 से 8 लाख रुपया कमाते हैं। फ्रेंकली मयंक जी, मैं मान नहीं सका ये बात, मैंने मान नहीं सका। और उसी समय एक तक आई अपॉर्चुनिटी मयंक गांधी ने खुद ने दी कि चलो हम लोग सब उधर जाएंगे। मैं चला गया उनके साथ, किसानों को मिला, खुशखुशाल चेहरे। और मैंने ये भी देखा कि कोई ड्रम स्टिक लगा रहा है, कोई तरह का पपाया लगा रहा है, कोई डिफरेंट टाइप के गुआवा लगा है। मैंने फार्म पॉइंट देखे तो, और उधर का सब फिगर भी चेक किया, सवालों भी पूछे, और मैं मान गया कि 4 से 8 लाख रुपये वाकई 1 एकड़ के पीछे वो लोग कमाते हैं। तो मेरी जो मान्यता थी वो दृढ़ हो गई कि फार्मिंग में पैसे है। टूरिज्म में पैसे थे, वो तो मैंने खुद ने चेक कर लिया, क्योंकि 1997 में होटल इंडस्ट्री में हूँ। मेरी भगवान की जैसे सब होटल, सब रेस्टोरेंट्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, तो हॉस्पिटलिटी में था ही। फिर मैंने सोचा कि एग्रो टूरिज्म, क्योंकि मैं बहुत साल पहले ऑस्ट्रेलिया गया था, वो लोग मुझे मकाडेमिया फार्म में ले गए। मकाडेमिया वहाँ का नट है, तो उधर सब लोग आए हुए थे, बैठे, मकाडेमिया कैसे प्रोसेस होते थे, खाया पिया, और हेफ्टी $200 निकाल के दे के हम वापिस आ गए। तो मैंने सोचा कि चलो इस लाइन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आज कम्युनिटी फार्मिंग का एक में और 2-5 मिनट लूंगा मयंक जी। आज कम्युनिटी फार्मिंग मैंने क्यों सोचा, मैंने देखा कि मयंक जी आपने क्या किया कि सब किसानों को इकट्ठा किया। आज अगर कम्युनिटी फार्मिंग, आज अगर किसी को आज ये, अगर कोई मेरी तरह ये माने भी कि एग्रो टूरिज्म भी बहुत अच्छा है, और ये भी माने कि भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और फूड प्रोसेसिंग में बहुत अच्छा भविष्य भी है, तो भी आज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करना इतना आसान नहीं है, स्पेशली इन महाराष्ट्र, because there are certain rules, there are certain laws prevailing in Maharashtra that prevents non-agriculturers to buy agriculture land in Maharashtra। मतलब आज जो शेतकरी किसान नहीं है, वो महाराष्ट्र में जगह नहीं सकता। अगर महाराष्ट्र में जगह नहीं ले सकता तो किसान खेती करेगा कैसे? उसके अलावा आज एग्रीकल्चरिस्ट अगर आप हो तो भी आज जो अगर जगह लो तो जगह लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ कायदे ऐसे हैं कि आज ट्राइबल की जगह आप ले नहीं सकते, आज फॉरेस्ट की जगह आप ले नहीं सकते, उसका टाइटल चेक करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा कि आज रोड टच जगह बहुत महंगी आती है, पीछे की जगह बहुत सस्ती आती है, पीछे की जगह जाने का रास्ता नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत मुश्किल होता है, तुम इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लाओगे, तुम पानी कहाँ से लाओगे। आज आपको अच्छा, आपको 2 एकड़ के लिए आप किसी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की अगर कंसल्टेंट को लाओगे तो आपको परवड़ेगा नहीं, और 2 एकड़ में अगर भिंडी लगाओ या कुछ भी लगाओगे तो आप बेच नहीं पाओगे। तो मैंने सोचा कि उसका सही उपाय अगर है तो कम्युनिटी फार्मिंग है। तो कम्युनिटी फार्मिंग में मैं ऐसा मानता हूँ कि समझो कि एक 200 एकड़ जगह 200 आदमी ने 150 आदमी ने मिलकर ले ली, और हमने एक एकड़ से 5 एकड़ का प्लॉटिंग कर दिया। अभी 1 एकड़ का प्लॉटिंग बहुत जरूरी इसलिए है कि महाराष्ट्र में लैंड रेवेन्यू कोड ऐसा कहता है कि अगर आपका होल्डिंग 1 एकड़ से कम हो तो आप उसमें फार्म हाउस बना नहीं सकते। तो 1 एकड़ से 5 एकड़ का होल्डिंग हमने लोगों को दिया, सब सोसाइटी बना के सबको मेंबर बना दिए, उसकी मैनेजिंग कमेटी हो गई, और जैसे कंपनी चलती है कॉर्पोरेट, उसका एक जैसे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, ऐसे मैनेजिंग कमेटी वो कंपनी को चला है, किसको कौन सा प्लॉट अलॉट करे, और उसको 1 एकड़ का 2 एकड़ का उस हिसाब से प्लॉट अलॉट कर दिया। लेकिन कम्युनिटी फार्मिंग अब स्टार्ट होता है कि आज 1 एकड़ मतलब 4000 स्क्वायर मीटर में 1000 स्क्वायर मीटर तो आप जो भी मेंबर को दिया उसको आप रखो, और बाकी का जो 3000 स्क्वायर मीटर है वो सोसाइटी नक्की करेगी कि आपको क्या उगाना है। अगर समझो सोसाइटी नक्की किया कि आपको कैश्यू नट उगाना है, कैश्यू नट ट्रीज, तो 3000 स्क्वायर मीटर में आपके 50 से 60 पेड़ लगते हैं कैश्यू के, और आपकी समझो 200 एकड़ है तो आपके 12000 के आसपास पेड़ लगेंगे। एक पेड़ अगर आपको 30 किलो अगर कैश्यू नट देता है शेल के साथ, और अगर उसको प्रोसेस किया तो आपको 6 से 10 किलो प्रोसेस देता है, तो आप सोचिए कि आपके पास कितने टन कैश्यू हो गए। और वो कैश्यू जब बड़ी क्वांटिटी में आते हैं तब बड़ी कंपनी आके लेके देती है।
ये मयंक जी के साथ जब मैं जाके तब मैंने देखा कि वहाँ के लोगों ने जो ड्रमस्टिक लगाए थी, तो क्योंकि इतने ड्रमस्टिक के पेड़ थे और क्योंकि कई किसानों ने लगाए थे, तो बड़ी बड़ी जो कंपनी थी वो उनके पास डायरेक्ट लेती थी। तो अगर आपके पास एक तो पूरा मैनेजमेंट हो, कॉरपोरेट की तरह का प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो, और आपकी मैनेजमेंट कमेटी और सब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर करो, मैनेजमेंट कमेटी ये सोचे कि भी चलो आपको गेस्ट हाउस करना है, आपको क्लब हाउस करना है तो वो करो, पर जो फार्मिंग है वो सब लोग मिलके एक साथ करें, जो कमेटी डिसाइड करेगी वो एग्रीकल्चर कंसल्टेंट प्रोफेशनल की मदद लेके करे वो, तो उसमें मार्केटिंग भी हो सकती है, टैक्स इनकम भी हो सकती है, और उसमें एग्रो टूरिज्म भी हो सकता है। ये सब उसमें से काफी चीज जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसी तरह का एक कम्युनिटी फार्मिंग के कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्मेट में नहीं किया। मैं आपको बोलना भूल गया कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में करो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ऐसा कायदा है कि जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट किस जगह नहीं ले सकते उनको नहीं लगता, एग्रीकल्चर लैंड सेलिंग है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं लगता, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि कोऑपरेटिव फॉर्म उस बेस के ऊपर, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। पर इसका सही अगर उदाहरण हो कि किस तरह से किसान पैसे कमाए, किसान ने कैसे लगाया, किसान ने क्या क्या फैसिलिटी, उसका सही जवाब तो मयंक गांधी आपको दे पाएंगे। थैंक यू। आपने बहुत डिटेल में बताया आपने। ये इसमें से 2-3 चीजें आपने जो कही उसके बाद में हम लोग आते हैं उसके बारे में। पहले अभी मयंक जी से सुनते हैं कि उन्होंने ग्लोबल पर्ली, बहुत सारे इधर कमेंट्स भी आए मयंक जी के लिए कि ग्लोबल पर्ली के लिए और उन्होंने जो अच्छा काम किया है वहाँ पे, तो उसके बाद वो कमेंट्स हम लोग बाद में देख लेंगे। पहले मयंक जी से सुने कि उन्होंने एक्चुअली क्या किया क्या वहाँ पे ग्लोबल पर्ली में, और हमको जरा बताएंगे क्या किया। देखिए, मुझे मेरा जो देश को बदलने का जो पागलपन था, तो मैंने सोचा कि पूरे देश को बदलना 6,40,000 गांव को। तो ये एक, और मैं इंडिविजुअल था, कोई मेरे पास पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मेरे पास कोई संगठन नहीं है, लेकिन वो पागलपन था, वो नशा था। तो मैंने सोचा एक ऐसा एरिया ले जहाँ पे सबसे ज्यादा फार्मर सुसाइड होते हैं, जो सबसे वर्स्ट होता है। तो मैंने ये शॉर्टलिस्ट किया कि सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कहाँ होती है, तो मराठवाड़ा में ऐसा कौन सा जिला है जो वर्स्ट है, तो बीड को महाराष्ट्र का बिहार बोलते हैं। उसके अंदर कौन सा ऐसा तालुका है जहां पे हालत सबसे खराब है, तो वहां पर्ली तालुका था। जो इंडिया का एवरेज इरिगेटेड एरिया 40% था, तो पर्ली का 1.72% था, और बहुत आत्महत्या होती थी। मैंने कहा चलिए अब चैलेंज उठाते हैं, और पर्ली सिलेक्ट करके मैं काम करने गया। तो पहले तो मैं मैं एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट था, और संदीप जी आप इस बात को अग्री करेंगे, एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट होता है वो ये सोचता है उसको सब नॉलेज है, और वो थोड़ा बहुत यहाँ वहां कर देगा और सब बदल जाएगा। तो जब गांव में गया तो मुझे समझ में आया मुझे कुछ नहीं आता है, और सबसे पहले तो अनलर्न करने की जरूरत है। कप में जितना चाय भरा है उसको फेंक देने की जरूरत है, तभी कुछ नया आ पाएगा। तो 2 साल तो मुझे बहुत लर्निंग को लगे। मराठी भी नहीं आती थी, कभी गांव नहीं देखा था लगान पिक्चर छोड़ के। तो वहां पे जब काम करने लगा, सबसे पहले फर्स्ट ईयर तो मैंने बहुत टैंकर से पानी दिया, क्योंकि पानी की दिक्कत थी। वो ऐसा एरिया था जहाँ पे 3,500 रुपया मंथली इनकम था फैमिली का। वहां पे इतने डिप्रेशन में थे कि लोग इसलिए जी रहे थे क्योंकि मरे नहीं थे, और यंगस्टर्स ने दूध नहीं चखा था, और इस तरह की हालत थी वहां गया तब। तो पहले साल तो हमने पानी दिया, दूसरे साल में 360 डिग्री पे काम करने लगा, क्योंकि गांव जो होता है ना, ये एक मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जैसा होता है। हार्ट के ऊपर काम करोगे तो लंग खींच लेगा, लंग के ऊपर काम करोगे तो लीवर खींच लेगा। तो अगर आपको गांव बदलना है तो 360 डिग्री काम करना पड़ेगा। तो लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया, एक मूवमेंट खड़ा कर दिया। शुरुआत में तो वो सोच रहे थे ये आदमी 530 किलोमीटर दूर से क्यों आया है, ना इसको नोट चाहिए ना वोट चाहिए। तो उनको कन्विंस करना पड़ा कि नहीं येड़ा मानुस है, मैं पागल हूं। ये जब वो कन्विंस, उनका मेरे ऊपर विश्वास होने लगा। और देश के अंदर जो बड़े बड़े जितने भी बदलाव हुए हैं ना, वो मूवमेंट से हुए हैं। फिर वो विरुद्ध का मूवमेंट हो, मंडल हो या लास्ट का अन्ना मूवमेंट हो, लेकिन ये सारे मूवमेंट जो हुए ना, ये डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट हुए हैं।
किसी को सीट से गिरा के हम चले जाएं और किसको ले आए, तो चेंज ऑफ हेजीमनी होता था। तो उससे क्या होता था कि तुम्हारे पास प्लान तो था बिल्डिंग तोड़ने का, लेकिन नया बिल्डिंग का कोई प्लान लिए बिना तुम चले गए थे बिल्डिंग तोड़ने। इसलिए देश में बड़ा फर्क नहीं आया है। मैंने सोचा कि मैं मूवमेंट करूंगा, लेकिन कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट करूंगा, डेवलपमेंट का मूवमेंट करूंगा, कन्फ्रंटेशनल डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट नहीं करूंगा। इसलिए आपने देखा अभी कुछ पिक्चर्स, मैं वहां जाता हूँ, 1000-2000 लोग मेरे पीछे पीछे आते हैं। ये एक मूवमेंट है और वो मूवमेंट ही देश को बदलने वाला है। एक प्रोजेक्ट करके, एक छोटा सा मिशन करके कुछ देश नहीं बदलने वाला। तो वहां जब गया तो मैंने सोचा कि ये अगर मैं इनकी, पहले तो इनको पानी देने की बहुत आवश्यकता थी। वहां पे लास्ट 8 साल में 5 सूखे पड़े हुए थे और ये आप देखिए किस तरह से पूरा सूखा पड़ा था। अब लोग तो तैयार हो गए थे, तो लोगों को साथ में लेके हमने खूब श्रमदान किया और इतना काम किया कि 70 किलोमीटर नदी बनाई। पापनाशी नदी उसका नाम था, शायद उसमें मेरे कुछ पाप नष्ट हो गए हो। तो पापनाशी मंदिर 70 किलोमीटर नदी बनाई, 162 तालाब बनाए, 64 मैंने डैम्स बनाए, 5 बड़े डैम बनाए और टोटल 222 करोड़ लीटर पानी इकट्ठा कर दिया। और जो सूखा प्रदेश था, जो सूखी जमीन थी, उस सूखी जमीन के अंदर हरियाली आ गई, पत्ते होने लगे, झाड़ होने लगे। इनकम का एक सोर्स बन गया कि यहाँ पे तो हम ट्री लगा सकते हैं, अब हो सकते हैं। पहले ये होने की उम्मीद नहीं थी। तो पानी आने से लोगों के अंदर भी सशक्त हो गए, उनको भी लगा कि हमारे हम कुछ कर सकते हैं। जो इसलिए जी रहे थे कि मरे नहीं थे, उसको सडनली सारे के अंदर एक आर्मी जैसा बन गया लोगों का। उसकी जो लीडरशिप थी, करप्ट लीडरशिप, जिसमें 4-5 लोग ग्राम सभा में जाके साइन कर देते थे, उसके बजाय सारे युवा, सारी स्त्री, ये सब गांव के अंदर आके उन्होंने लीडरशिप ले ली, ग्राम सभा में सब पहुंच जाते थे। और आप देखिए पूरा पानी से तरबोल हो गया। जो पहले 300 से 500 फुट के ऊपर जो पानी आता था, वो 50 से 70 फुट पे आ गया। और ये पैसे ऐसे नहीं कि हमने जाके डोनेट किया या चैरिटी किया, हमने किसानों से पैसे लिए, गांव वालों से पैसे लिए, उन्होंने 13.5 लाख रुपए दिए। बाकी का जो पैसा था सरकार से लिया, हमने कुछ मित्रों से लिया, बट एक कोलैबोरेशन जैसा किया कि भैया ये कोई हम वहां से आके आपको देके जाए, ये वाला भीख देने की हमारी सिस्टम नहीं है। हम तो आपको कंधा देने के लिए आए, आपके साथ काम करने के लिए आए। और फिर पूरा एक आर्मी बन गया, चलो साथ में मिलकर अपने जीवन बदलते हैं। तो जो मुंबई जाते थे, वैसे मुंबई जाते हुए लोग वापस मुंबई से पुणे से आने लग गए और सोचा कि इतना बेहतर जीवन गांव में हो सकता है, तो कौन गटर जैसे जिंदगी में जिए मुंबई में, वो स्लम्स के अंदर जाके रहे। तो इस तरह ये सब लोग वापस आ गए। अब चैलेंज तो ये था कि पानी से तो जीवन आप बचा सकते हो, लेकिन आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपकी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। तो जब तक आप इनकम नहीं बढ़ाओगे तब तक खाली पानी पी के तो नहीं जी सकता है आदमी। तो हमने वो पानी का सोर्स बनाया और फिर हमने एक टीम बनाई एग्रोनॉमिस्ट की, जिसके अंदर एग्रो यूनिवर्सिटीज के साथ हमने टाइप किया, एग्रो इंडस्ट्रीज के साथ टाइप किया, वहां जितनी केवी के थे उनके साथ हमने एमओयू साइन किया और एक टेक्निकल टीम बनाई। और 2018 की एक स्टोरी है। 2018 में सूखा पड़ा था, भयंकर सूखा था और हम सारे लोग डिप्रेस थे। यार अभी वापस पानी पीने को देना पड़ेगा, टैंकर से पानी देना पड़ेगा। पानी देना यानी क्या, आपको बैंडेज लगाने जैसा है, जबकि बीमारी तो कैंसर है, लेकिन जहां पे लाल लाल स्पॉट हो गए उसको आप थोड़ा सा मलहम लगाते हो और बोलते हो कि सब ठीक हो गया। वो ठीक नहीं होता है, आपको पहला जो अंदर की बीमारी है उसको ठीक करनी पड़ेगी। और फिर हमने ऐसा वर्कआउट किया कि कौन से फल के पेड़ लगाएं, उससे कितनी इनकम बढ़ जाएगी। और रोज रात को मेरी टीम प्रोजेक्टर लेके गांव गांव में घूमती थी। इतने बड़े आर्टिकल्स थे, हम लोग कैलकुलेशन करते थे इन्वेस्टमेंट कितना है। जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हम भी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए थे। कैपिटल एक्सपेंस कितना, ऑपरेटिव एक्सपेंस कितना, प्रॉफिट एंड लॉस कितना, कितने साल पे आएगा, और किसानों को कन्विंस किया। और 2019 में पहले साल में ही
इतना सूखा होने के बावजूद हमने करीब 12 लाख फल के पेड़ लगवाए, अलग अलग फल। आम था, सीताफल था, पेरू था, ड्रमस्टिक था, मोरिंगा, फिर पपाया था, फिर मौसम्बी था, बनाना था। बहुत सारे अलग अलग फल हमने लगवाए। जैसी मट्टी थी, जैसा वेदर था, जैसा उसकी फार्मर की इच्छा थी। और लेकिन फार्मर के फार्म के अंदर उनको कहा कि आपके पास जो इनकम है वो टिपिकली 10,000 से 15,000 रुपया पर एकड़ कमाते थे। हमने कहा कि ये जो कॉटन और सोया आप लगाते हो इसको आप छोड़ दीजिए और उसके बजाय ये लगाइए। तो 2019 में 12 लाख के करीब पौधे लगे। और इसको हम लोग स्टडी करते हुए, जैसे आप कहते हैं ना गैप एनालिसिस, तो ऐसा कोई फल के पेड़ लगाना ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं था कि कभी किसने दुनिया में नहीं लगाया और मैं पहली बार लगाने बोल रहा हूँ। लेकिन उसके अंदर 3 गैप हमें मिले। पहला गैप तो ये था कि जो पौधा होता था उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जैसे घोड़ा खरीदते हैं या कुत्ता खरीदते हैं तो उसका नस्ल देखते हैं ना, इसकी माँ कौन है, उसका बाप कौन है। पौधे की भी एक अपनी नस्ल होती है। तो जब हम खरीदने जाते थे पौधे तो कहाँ से उसका मातृ वृक्ष होता था, मदर। हम पूरे देश में घूमे और ऐसी ऐसी नर्सरीज आइडेंटिफाई की जो प्रोडक्ट दे सकती थी, और फिर किसान के लिए हमने वो प्रोडक्ट दिया। तो सबसे पहला क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करके बेटर पौधे दिए। दूसरा, जो पारंपरिक खेती का जो स्टाइल था उससे प्रोडक्टिविटी निकल नहीं रही थी, तो हमने ट्रेनिंग सेशन रखे और हमने ये तय किया कि आपको तभी पौधे देंगे जब आप 6 ट्रेनिंग सेशन करोगे। प्लांटेशन के पहले, प्लांटेशन के समय, प्लांटेशन के बाद, प्रूनिंग, हार्वेस्टिंग और मार्केटिंग। तो सारे किसानों को हमने खूब ट्रेनिंग दी। और जो तीसरी बात जो राहुल जी ने मेंशन की थी वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देश भर में किसानों को कैसे पौधे बड़े करने वो सब आता है, उसका फॉरवर्ड लिंकेज कैसे, उसको बेचेंगे कैसे, उसको प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, उसका वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे। तो हमने वहां पे एक क्लस्टर के अंदर इतने ज्यादा फल के पेड़ लगा दिए कि जब वो फल निकला, अभी 2 ही निकले हैं, ड्रमस्टिक निकला है और पपाया निकला है, तो देश भर से मार्केट के व्यापारी सारे यहाँ आने लगे, होटल रूम बुक किया और अच्छे अच्छे रेट करके माल लेके गए। जैसे पपाया का 10, 12, 15 का रेट चल रहा था, गए साल 22 और 28 का रेट में देखे गए। और ये मॉडल जो था, इसके चलते जैसे राहुल जी ने कहा 4 लाख से लेके 8 लाख रुपया पर एकड़ की इनकम थी, तो जो 10,000 कमाता था वो अभी अगर 5 लाख भी कमाता है तो 50 गुना इनकम बढ़ गई। और वो बाइक खरीद लिया, छाती खोल के चलने लगा, तो बाकी के किसान बोलने लगे तो हम भी लगाना चाहते हैं। तो इस साल हम लोग ज्यादा घूम नहीं पाए क्योंकि हम घूम नहीं पाए क्योंकि कोरोना था। आप जैसे बात कर रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है, एक तो राहुल जी को ये कम्युनिटी फार्मिंग के बारे में पूछ रहे हैं। एक काम करते हैं मयंक जी, जरा पॉज लेते हैं यहाँ पे। आपकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट ये जरा फ्यू क्वेश्चंस राहुल जी, वी नीड टू टेक सम ऑफ दोस, यू नो। Yeah, okay, so like there is this one. Is there a community farming for hydroponics also? ओके, पहले मैं थोड़ी सी एक बात कर दूं, फिर ये सवाल का भी जवाब देता हूं कि ये जो मयंक गांधी ने कहा वो सब मैंने खुद ने देखा है। नहीं सिर्फ वो, पर कुछ साल पहले एक बार मैं महाराष्ट्र के एक छोटे गांव में गया था, मुझे गांव का नाम मालूम नहीं, पर वहाँ अपने उस समय के मिनिस्टर बबन राव पाचपुते का गांव है। और वहां मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि हर फैमिली के पास एक नींबू का पेड़ होना चाहिए। नींबू का तो किसी के पास 5, किसी के पास 10, किसी के पास 50, किसी के पास 100, सबके सब नींबू। और वहां एपीएमसी के एक बहुत बड़े ट्रेडर का स्टॉल था, और वो स्टॉल में वो लोग उधर बैठे थे, जिसके पास जितने नींबू हो थैली भर के वजन लो, पैसे गिनो, 10 किलो तो भी ले लो, 20 किलो तो भी ले लो, तब वो बिकता है। मतलब एक साथ ये जो कम्युनिटी फार्मिंग है ना, दिस इज द सेम एज कम्युनिटी। अभी ये जो सवाल है कि क्या हाइड्रोपोनिक्स भी कम्युनिटी फार्मिंग? कम्युनिटी फार्मिंग, रुचिता जी, इज अ कॉन्सेप्ट। उसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि आज कम्युनिटी मिलके, आज इन्होंने तो बैंक जी ने कहा कि जहां लोग कॉटन लगाते थे और जहां लोग सोया लगाते थे वहां लगाया,
पर बम्बई से इर्द गिर्द यहाँ से 50-100 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री रेंज में बहुत सारी जगह ऐसी जो वर्कस लैंड है जहाँ कुछ भी नहीं होता, उसको वर्कस लैंड बोलते हैं। लैंड के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि जिरायती, बागायती और खेती के लायक, और जो चौथी जिसमें कुछ कल्टीवेट नहीं होता उसको वर्कस होते हैं, उसमें हाइड्रोपोनिक्स, उसमें फल लगते हैं, हॉर्टिकल्चर होता है। अभी हाइड्रोपोनिक्स है ना, वो हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी सिस्टम है, इट इज नोन एज सॉइल लेस कल्चर। उसमें सॉइल की जरूरत नहीं। जैसे मैंने वहाँ इजराइल में भी मैंने देखा था, वो लोग पत्थर में लगाते थे, पत्थर में, और मैंने भी खुद ने भी एक्सपेरिमेंट किया था। तो जहाँ अच्छी मिट्टी नहीं हो, जहाँ पानी की शॉर्टेज हो, वहां आपको हाइड्रोपोनिक्स करना चाहिए। बाकी हाइड्रोपोनिक एक नया कॉन्सेप्ट जरूर है, तो वो बेसिकली ज्यादा काम का है अपने शहर वगैरह के लिए, और या तो आपको इंडस्ट्री की तरह कुछ करना हो, छोटे से इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आपको डेवलप करना हो तो। बट एज फार एज रेगुलर फार्मिंग इज कंसर्न, वी वुड डेफिनेटली प्रेफर टू गो फॉर ग्रीन हाउसेस, और या तो जैसे उन्होंने कहा कि जिसमें फल हो। हाइड्रोपोनिक्स वगैरह में फल की बजाय वो सॉइललेस फार्मिंग में वेजिटेबल ज्यादा होते हैं। कम्युनिटी फार्मिंग में कॉन्सेप्ट ये है कि अगर समझो कम्युनिटी मिलके नक्की करती है, आज 100 एकड़ 200 एकड़ जो मेंबर मिलके नक्की करके हमको हाइड्रोपोनिक्स में जाना है तो जा सकते हैं, बट बेसिकली हाइड्रोपोनिक्स सेटअप इज क्वाइट एक्सपेंसिव। यस, I think that was the next question. Yeah, is it very expensive and can we transform traditional farmers to hydroponics? नो एक्चुअली आज ट्रेडिशनल फार्मर को सबसे बड़ी अगर तकलीफ है ना, तो रिसोर्सेज की है। आज मैं आपको बोलता हूँ, ये जो आज मैं कम्युनिटी फार्मिंग का भी जो कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, मैं आपको कुछ दिन पहले की बात हूँ, पर पाली में खपोली पाली रोड पे जगह है, वहाँ तहसीलदार को मैं मिलने गया था। तहसीलदार जो वहाँ का है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और वो गरीब लोगों का बहुत ध्यान रखता है। ये पेंडेमिक के टाइम उन्होंने गरीब लोगों का बहुत ध्यान रखा। उन्होंने कहा कि राहुल भाई, यहाँ बहुत सारे काटकरी और ठाकुर लोग हैं, तो आप यहाँ कुछ ऐसा कुछ करो कि उन लोग को काम मिले, और आपकी जगह खाली पड़ी है तो उनको दो। मतलब कि जो फार्मर्स है उनके पास रिसोर्सेज की बहुत तकलीफ है। हाइड्रोपोनिक्स में इज क्वाइट एक्सपेंसिव कॉन्सेप्ट है सच। हाइड्रोपोनिक्स इज सॉइललेस, जहाँ सॉइल की शॉर्टेज हो। मैं तो ये मानता हूँ कि जो वर्कस लैंड है, जहाँ कोई तरह की खेती नहीं होती, वो वर्कस लैंड को आपको हॉर्टिकल्चर के लिए कन्वर्ट करना चाहिए, जहाँ फल, जैसे मयंक जी ने कहा, हर तरह के फल वहां हो सकते हैं, वो तो फल लगाने चाहिए। और उसी समय अपन जो फल लगाने के लिए अपन इंफ्रास्ट्रक्चर करें, फॉर एग्जांपल पानी, फॉर एग्जांपल अच्छे सेपलिंग्स, फॉर एग्जांपल इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो वो हम वहां के फार्मर को हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वापरने दें। हम उनको बोले कि ठीक, हमारे लिए पानी लाया नदी से उठा के, आप भी पानी लो। आप हमारे लिए, हम लोग ये काजू के, केशू के लोग पौधे लाए, आप भी लो। आप श्रमदान करो, खड्डा लगाओ और दो, हम आपको पानी देंगे, पौधा देंगे, आप श्रमदान करो, तो हम भी पनपेंगे, हमारे भी पैसे बनेंगे, हमारा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होगा, और फार्मर का भी कुछ भविष्य होगा। बट हाइड्रोपोनिक्स फार्मर के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। एक और रिलेटेड सवाल बिफोर वी गो टू मयंक भाई, राहुल जी, व्हाट आर योर व्यूज ऑन कम्युनिटी फार्मिंग इन अर्बन स्पेसेस एंड एरियाज? इज इट पॉसिबल इन द फर्स्ट प्लेस? इट इज पॉसिबल। कम्युनिटी फार्मिंग का तो संदीप एकदम कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम लोग सब मिलके करें, तो जो हम मिलके करें, जो प्रोडक्ट चुनेंगे वो इतनी तादाद में होगी कि जो मल्टीनेशनल कंपनी जिसको उसकी जरूरत है, फ्रूट्स का वेंडर्स, या तो ऐसी एक्सोटिक वेजिटेबल जो 5 स्टार होटल उसके जो सप्लायर, उन लोगों को जरूरत होगी, वो ले पाएंगे। आप अगर इंडिविजुअल करोगे 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो, आज मेरी टेरेस पे भी भिंडी होती है, दूधी होती है, तो मैं क्या करूँ, दूधी को बेचने का आ जाऊँ मैं? तो कम्युनिटी फार्मिंग अर्बन में करो या रूरल एरिया में करो, अगर सब लोग मिलके करो और एग्रीकल्चर कंसल्टेंट की मदद लेके करो, और एक ही क्रॉप लेके अगर उसका मार्केटिंग का स्ट्रेटजी करो, तो दैट इज कम्युनिटी फार्मिंग, वेदर इट इज अर्बन स्पेस और रूरल, इट डजंट मैटर। द बेसिक थिंग इज अर्बन। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कम्युनिटी फार्मिंग अगर आप बाहर निकलोगे, तो ये यहाँ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलोगे, आपकी एक एसेट बनेगी। उसके अलावा आज मतलब 1 एकड़ का जो फार्म है और घर की टेरेस है, उसका कोई कंपेरिजन नहीं है। उधर रहने का, गांव की लाइफ जीने का मजा है। और दूसरा, आप गांव वाले के लिए, आप आदिवासी या तो पुअर फार्मर के लिए भी कुछ कर पाओगे। आपकी एसेट, आपकी वर्किंग एसेट, टैक्स फ्री इनकम, आपका खुद का फार्म, प्लस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन, और फार्मर के लिए कुछ कर पाना। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी फार्मिंग। थैंक यू Mayank, I think there is a question for you here, which I think probably you will be able to take better. Yeah,
it says पहले तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है कम्युनिटी फार्मिंग, पर फिर भी मैं कुछ बोलूं क्या? हाँ बिल्कुल टू बिल्कुल, सपोर्ट we are all व्हाट here to share राहुल ideas. भाई वाज सेइंग। तो उनका क्या जो होता सवाल है है, कि लैंड, सॉरी मैं बोलूं? No, no, हाँ, yeah. नहीं मैं No, Mayank, please go ahead. We are here to share ideas. या Okay. कम्युनिटी फार्मिंग वहां पे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जहाँ पे लैंड होल्डिंग की साइज छोटी हो। जैसे हमारे यहाँ परली में 3 एकड़ लैंड की साइज है, तो उनको जो रिसोर्सेज चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, फिर जिस तरह से रॉ मटेरियल चाहिए, जिस तरह से उसका फूड बाद में बेचना है, तो ये सब में वो अकेला पड़ जाता है। और जो नया फार्म बिल आया हुआ है, ये छोटे फार्मर्स को काफी अफेक्ट करेगा। कि वो बड़े व्यापारी आएंगे, बड़े डीलर्स आएंगे, बड़े फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज आएंगी, तो वो 1 एकड़ 2 एकड़ वाले फार्मर के साथ उसको डील करना पसंद नहीं होगा। दे वुड लाइक टू डील विथ अ लार्जर बॉडी। और गवर्नमेंट ने अभी ये सिस्टम कर दिया है कि फार्मर्स को एनकरेज करते हैं कि आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, एफपीओज बनाइए, और नाबार्ड या सरकार जो भी अपनी पॉलिसी बना रही है, दे वुड लाइक टू रूट इट थ्रू दीज लार्ज बॉडीज रादर देन इंडिविजुअल फार्मर्स। तो आज जो फ्यूचर है वो तो कम्युनिटी फार्मिंग का ही है। आप अकेले अकेले छोटे छोटे फार्मिंग करोगे तो उसमें कुछ ज्यादा आपका बनने नहीं वाला है। आगे का बात करना है तो यू हैव टू गैदर टुगेदर, कम टुगेदर एंड क्रिएट अ कम्युनिटी फार्मिंग। देन यू कैन कॉल इट एफपीओ, यू कैन कॉल इट कोऑपरेटिव, यू कैन कॉल इट एनीथिंग। पर डेफिनेटली ये जो राहुल जी का जो एंडिवर है ये बहुत प्रशंसनीय है, एंड इट शुड गेट अ लॉट ऑफ फिलिप फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम पीपल देमसेल्व्स। Okay, great. So, Mayank, maybe you can take this question, which says, and this is something that when we put out the information that we are having this program, a lot of people, came up and said this thing, that they also have some idle or vacant agricultural lands, in their native areas. किसी के पास कोई land पड़ा है, कोई, अपने गांव में, तो what is our suggestion for them? उनको हम कुछ guidance दे सकते हैं, कुछ model बना दे सकते हैं कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? What can we do for them? राजेश या राहुल जी बोलना चाहते हैं? देखो ऐसा है, अन्य ऐसा है कि कई लोग के पास ऐसी जगह रहती है, कई जगह रहती है, पर आज उनको रहना शहर में हो, और अगर उनकी गांव में जो जगह पड़ी है, जिसके पास अभी ना गांव में कोई लोग है, ना तो कोई खेती करने वाला है, ना उनको टाइम है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि एब्सेंटी फार्मिंग इज नॉट दैट इजी, बिकॉज यू आर डीलिंग विद लिविंग थिंग्स। आज अल्टीमेटली प्लांट भी एक जिंदा है, उन लोग का ध्यान रखना पड़ता है। तो दूसरा ये है कि आज आप 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ अगर लेने चाहोगे, आज जैसे बोले कि बड़े बड़े किसान है, आज समझो कि बम्बई से इर्द गिर्द 100 किलोमीटर के आसपास 15-20 लाख रुपए एकड़ में जगह मिल जाती है। पर अगर मैं 200 एकड़ में करके करूँ और मेरा पूरा ध्यान अगर उसमें डाइवर्ट कर दूं, और उसमें अगर मैं 50 करोड़ रोक दूं, तो पॉसिबल है। पर आज लोगों को एग्रीकल्चर फार्मिंग भी करना है, अपना बम्बई जैसी सिटी या तो पुणे जैसी सिटी में अपना बिजनेस भी करना है, और उसके अलावा उनको एग्रीकल्चर का मतलब गांव की जिंदगी का और क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह का एक्सपीरियंस भी लेना है। तो उनके लिए तो सबको हाथ मिलाना ही पड़ेगा। अभी जिनके पास नेटिव प्लेसेस में लैंड है, अगर उनको कुछ करना हो तो सबसे पहले तो आज आपको एग्रीकल्चर का नॉलेज होना चाहिए। आज कम्युनिटी फार्मिंग में बेनिफिट हो सकता है कि आज हम लोग अच्छे से अच्छे लोग को हायर कर सकते हैं। आज इंडिया का सबसे बड़ा अगर बेनिफिट अगर कोई हो तो इंडिया में ब्रेन की कोई कमी नहीं है। यहाँ जैसे कोकण कृषि विद्यापीठ है दापोली में, या पुणे यूनिवर्सिटी है, या अहमदनगर यूनिवर्सिटी है, उनके कई ग्रेजुएट, उनके कई मास्टर्स हमको मिल जाते हैं। आज अगर उन मास्टर्स को रख के अगर और जो भी लगाना हो, लोगों की राय लेके सब लोग मिलके अगर कॉर्पोरेट वे पर अगर चला है ना, तो पॉसिबल है। बाकी एब्सेंटी फार्मिंग आप ये सोचो कि यहाँ से 200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, उसमें मेरी 5 एकड़ जगह है, अगर उसमें मैं खेती कर लूं और कोई अगर वो खेती करके तुमको कमा के दे, वो पॉसिबल नहीं है। कम्युनिटी फार्मिंग का मतलब ये हुआ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें लोग, हर आदमी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर है वो उनका प्रधान, उसमें से इलेक्शन होकर उसका बोर्ड, और उसका ऊपर मैनेजमेंट, उसके ऊपर चीफ मैनेजर, और उसका कंसल्टेंट, मतलब टोटल प्रोफेशनल मैनेजमेंट लाइक कॉर्पोरेट, और जो अप्रोचेबल रीचेबल हो। जो मेंबर भी ऐसे चुनने चाहिए कि जो नड नहीं जाए किसी को, जैसे मुरारी बाबू के लिए नडना मत, वो सबसे बड़ी समाज सेवा है। इस तरह नड नहीं जाए ऐसे लोगों को, जिनको ये
ये इस तरह के काम में जेन्युइन इंटरेस्ट उनको साथ में रखे करो तो ही कम्युनिटी फार्मिंग पॉसिबल है। बाकी एब्सेंटी फार्मिंग, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर में आपने आम के पेड़ लगा दिए तो आपके हाथ में आम नहीं आना है, सिर्फ पेड़ ही रहेंगे। Very true. Yeah, I think this question is probably for you now. Let's see. Climate change impacting harvest, unpredictable rains damaging crops. Please let us know your thoughts on how technology people can help small farmers in protecting crop from such incident. Do you think any common platform is built that can help them? Couple of things in this. एक तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज पार्ट ऑफ अ फार्मर्स लाइफ। उसको बारिश का अनप्रेडिक्टेबिलिटी, वेदर का अनप्रेडिक्टेबिलिटी, सॉइल का, 10,000 टाइप के इंसेक्ट्स का। तो अगर मैं फार्मर होता तो मेरे को अभी तक 10 हार्ट अटैक आ चुके होते और मैं सुबह से मंदिर की लाइन में खड़ा होता, भगवान बचा। Yeah, that's very true. Everything still depends on the rain. Unpredictable है on so many things. This time there was good rain, but there was a fog. तो fog के चलते वो फ्रूट्स नहीं हुए। फिर लास्ट टाइम फॉग नहीं हुआ था तो जमीन के अंदर से कीड़े घुस गए अंदर। तो इसके इतने सारे चैलेंजेस है। तो हम लोग शहर वाले को तो लगता है फार्मिंग यानी जाके गड्ढा करके पेड़ डालना है। तो 10 तो हार्ट अटैक आ चुके होते मुझे अगर मैं फार्मर होता तो। लेकिन मैं टेक्नोलॉजी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि लकीली इंडिया इज द कैपिटल ऑफ स्टार्टअप, और बहुत सारा टेक्नोलॉजी अभी फार्मिंग सेक्टर में आ रहा है, क्योंकि एग्री सेक्टर इज योर नेक्स्ट ग्रोथ सेक्टर। और I have been talking to maybe over 300 startups which are working on technology now, whether it is marketing, whether it is soil testing, whether it is weather forecasting. तो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट आ रहा है और आई एम सो हैप्पी दैट इट इज हैपनिंग। अभी वो राइट मिक्स मिलना थोड़ा समय लगेगा, बट पीपल इन टेक्नोलॉजी, there is no better time and no better place to work in agriculture sector. Super. Yeah. Okay. There's a very interesting question come, and I don't think we spoke about this. Medicinal farming scope, stevia, lemongrass. What are your views on this? Who would like to answer? Who's probably the best person to answer this one? I could answer this. Yeah, sure. Go ahead. मैं जब कह रहा हूँ ना कि I want to change the fate of the farmer, उनका कम से कम 2 लाख का इनकम होना है, तो आई एम नॉट मैरिड टू फ्रूट्स। मुझे तो 2 लाख की इनकम चाहिए, फिर उसमें मेडिसिनल फार्मिंग हो या फ्लोरिकल्चर हो या एरोमेटिक हो या टी हो या जो भी हो, हाउ डज इट मैटर? दिस कंट्री कैन ग्रो ओनली व्हेन द फार्मर्स आर अर्निंग अ सब्सटेंशियल अमाउंट। तो स्टीविया, लेमन ग्रास, इसका भी एक अच्छा मार्केट है। और हम लोग जब पेड़ लगाते हैं तो बीच का जो रो होता है वहां पे हम उसको इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। तो वो इंटरक्रॉपिंग में हम स्टीविया भी लगाते हैं, हम लेमन ग्रास भी लगाते हैं, हम फ्लावर्स भी लगाते हैं, और हम चना भी लगाते हैं, मूंग भी लगाते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं और डेफिनेटली लगाना चाहिए। इंटरक्रॉपिंग में भी लगाना चाहिए और बाउंड्री के ऊपर भी लगाना चाहिए। इसके उपरांत भी बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं। तो देयर इज अ मार्केट फॉर एवरीथिंग। वो बैलेंस रख के करना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा भी नहीं हो जाए, बहुत कम भी ना हो जाए। Yeah, I think there is a gentleman who says he's from Uttarakhand and needs your help. So maybe you can leave your details in the comments and we will come back to him. Yeah. राजेंद्र जी, हरिद्वार में बैठा हूँ, आ जाओ शाम को। बराबर, सही। So ये I think राहुल जी आपने ये कहा था कि community farming laws in Maharashtra. You know, so somebody has asked whether in Gujarat also there are similar laws. हाँ, एक्चुअली ये आपको ये जो कायदे की है, मैं कुछ आपको बात बता दूं कि महाराष्ट्र में वैसा कायदा है कि जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है वो खेती की जमीन नहीं ले सकता। और ये जो कायदा है वो सिर्फ 2 स्टेट में आज की तारीख में, गुजरात और महाराष्ट्र। कुछ टाइम पहले, मतलब 2 महीने पहले 3 स्टेट में था, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट ने वो कायदा बदल दिया और अभी कर्नाटका स्टेट में कोई भी आदमी ले सकता है। बाकी हर जगह ले सकता है, पर गुजरात और महाराष्ट्र ले सकता है। पर ये कम्युनिटी फार्मिंग के कोई ऐसे कायदे नहीं है।
ऐसा कायदा नहीं। आज जहाँ जैसे उन्होंने बोला कम्युनिटी फार्मिंग दो तरह से हो सकते हैं कि हम लोग सोसाइटी बना के लोगों को इनवाइट करें जिसको कम्युनिटी फार्मिंग में इंटरेस्ट हो, या तो मयंक जी ने कहा कि जिनके पास फार्मिंग, जिनके पास जगह है उन लोग को सबको संगठित करें और उनको बोलो कि आप ये लगाएं, तो दैट इज ऑल्सो कम्युनिटी फार्मिंग, जो कहीं भी पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकता है। और हम लोग सोसाइटी बना के लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करके अगर उनको प्रोडक्ट सिलेक्ट करके अगर कम्युनिटी, दैट इज ऑल्सो कम्युनिटी फार्मिंग। सो एज फार एज लॉज आर कंसर्न, they are not different from anywhere else except in महाराष्ट्र और गुजरात में कोऑपरेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल अगर पूरे इंडिया में अगर है तो गुजरात और महाराष्ट्र में है। जैसे आनंद डेयरी वो गुजरात का एग्जांपल है, यहाँ अपने शुगर के लिए उधर भी सोसाइटी कोऑपरेटिव, और यहाँ हर जगह हर बिल्डिंग में हाउसिंग सोसाइटी होती है। तो जैसे इसी तरह फार्मिंग सोसाइटी को बहुत सारे एडवांटेजेस है भारत में, जिसको सीलिंग का इश्यू नहीं है, जिसको ये सेक्शन 63 में नॉन फार्मर का इश्यू नहीं है, वो बहुत सारे इंसेंटिव है ही है। Okay, another question here from Sanjay Chawla. Mayank ji, how does one identify the right sapling nursery for fruit and flower plantation? इसमें दो लेवल का हमारे पास तरीका है। एक तो अपना सॉइल टेस्टिंग करा लीजिए कौन से एरिया में है, और फिर वहाँ का केवीके के अंदर या हमारी टेक्निकल टीम आपको गाइड कर देगी कौन सा लगाना चाहिए। और फिर वो उसमें भी वेराइटीज आती है, जैसे हम पपाया कहें तो ताइवान 786 हैं, ड्रमस्टिक है तो सिद्धि विनायक है, आम है तो केसर अमरेली से लाते हैं गिर के। ऐसे हर एक की अपनी वैरायटी होती है, और फिर वो कौन सी नर्सरी में बेस्ट मिलता है, इसको बहुत मेहनत की हमने पूरा देश घूम के we've been able to identify. It's an effort, but if you are interested, I'll be able to guide you. Okay, wow, wonderful. Okay, I think this question is probably for Rahul ji. It says, do you have a project in mind and what will the investment be? I think it is probably primarily for the community farming and people coming together and doing it collectively. Is there some minimum size? Is there a minimum size of the size of the project where it becomes viable? Okay, let me answer that. संदीप ऐसा है और सूर्यमूर्ति जी ऐसा है कि आज प्रोजेक्ट तो ऐसा है कि आज मुंबई के आसपास 100 किलोमीटर के अंतर में वर्कर्स लैंड बहुत है जो सस्ती मिलती है, और इन्वेस्टमेंट का ऐसा है कि जगह की वैल्यू कैसे होती है। जैसे आज अगर रोड जगह लेने जाओ तो उसका 50 लाख 60 लाख रुपए करिए, 1 करोड़ रुपए करो, और वही जगह पीछे लेने जाओ तो 12 लाख 15 लाख एकड़ को। अगर हमको अगर समझो कि सोसाइटी मिलकर ऐसा करके हमको दूर जाना है तो यहाँ से अगर 200 किलोमीटर चले जाओ तो वहां आपको 5-6 लाख रुपए एकड़ भी जगह मिल जाए। महाराष्ट्र में जितनी जगह सस्ती मिलती है इतनी कहीं भी नहीं मिलती। आज मैंने पंजाब में भी देखा, हरियाणा में देखा, गुजरात देखा, बहुत महंगी है। जबकि बम्बई से महाराष्ट्र में तो बम्बई से 100-150 किलोमीटर दूरी पे आपको 10-12 लाख रुपए में अच्छी जगह मिल जाएगी। पर ये मैं मानता हूँ कि एक जगह ऐसी होनी चाहिए कि जो इजीली अप्रोचेबल हो, क्योंकि आज जो लोग इन्वेस्टमेंट करे या तो जो लोग जगह ले, अगर उन लोग को वो एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं हो या तो वो जगह यूज करना नहीं चाहते हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो मुंबई से 100-125 किलोमीटर की दूरी पे जगह लेनी चाहिए, वर्कर्स टाइप की जगह लेनी चाहिए, एकदम आइसोलेटेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जगह के पास बिजली होना बहुत जरूरी है, जगह के आसपास, और जगह के आसपास पानी होना बहुत जरूरी है। वो ये सब देखना चाहिए ऊपर। उसके अलावा ये भी देखना चाहिए कि आसपास की जनरेट कैसी है, आसपास में अवेलेबिलिटी कैसा है, कितने दूर गांव है, खाना पीना हर चीज जो आपको लगेगी वो कहाँ से मिलेगी, वो सब ध्यान में रख के देखना चाहिए। अभी जैसे प्रोजेक्ट का तो ऐसा है, जैसे किसी ने बताया सूर्यपति जी ने, कि जैसे आज मैं मानता हूँ कि आज बम्बई से 100 किलोमीटर की दूरी पे कपलपाली रोड है, उससे थोड़े आगे चले जाओ तला मानगा वो एरिया में, अगर वो जगह करे तो एक तो वहाँ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ रहा है, उसका फ्यूचर डेवलपमेंट बहुत है, वहाँ वर्कर्स लैंड बहुत है जिसमें कुछ भी नहीं होता। आज की तारीख में लाखों एकड़ जगह खाली पड़ी है जिसमें कुछ भी नहीं है। वहाँ आदिवासी और गरीब लोग भी बहुत है जिससे लेबर भी मिल जाती है और जिसका कल्याण भी हो सकता है। ऐसा कोई सब लोग मिलकर प्रोजेक्ट सोचा जा सकता है। हो सकता है मैं कुछ सोच के प्रोजेक्ट पेश भी करूं, पर आज की तारीख में सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ और इसलिए आया हूँ कि कम्युनिटी फार्मिंग इज अ गुड कॉन्सेप्ट, it is worth accepting, it is good for you, it's good for nation, and it is good for poor people staying in that area too. That's it. Okay. Manji, I think you mentioned, somebody the farmers were earning 2 lakhs per month. So I think that question was from what size of land is that 2 lakhs per month? 1 acre.
1 acre, Wow. 2 lakhs per acre minimum. Minimum. Okay. Okay, so that's good. Okay, so there is another question here which has come very interesting, and I think Rahulji, it's community farming concept similar or different from kibbutz of Israel? Yeah. Okay. If it's different, please. It's different. It is different. Actually, that is also community farming. शायद यहाँ पौंडीचेरी में भी वैसा कॉन्सेप्ट है. वो जो किबुत्ज है इजराइल का, उसमें सब लोग साथ में रहते हैं, सब लोग ने काम बांट लिया है, सबने काम बांट लिया है. और उसमें से जो इनकम, जैसे कि आज अगर समझो कि मैं कुछ समझो डॉक्टर हूं, तो मैं किबुत्ज के लिए मेडिसिन, सबके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट करूंगा. इस तरह से वो लोग पूरा एक किबुत्ज बनाते हैं जिसमें अलग अलग लोग अलग तरह का काम बांट देते हैं, और उसमें वो सोसाइटी विद इन देमसेल्व्स ही रहती है. और उधर मतलब इनकम का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, जो सबका इनकम सबका साथ में होता है, सब में बढ़ता है. जबकि एक कम्युनिटी फार्मिंग में ऐसा नहीं. कम्युनिटी फार्मिंग में आपकी प्रॉपर्टी आपकी रहेगी, आपकी एसेट रहेगी, पर सिर्फ उसका जो प्रॉपर्टी का जो यूज है वो सब लोग, जैसे आप 1 एकड़ में 2 एकड़ में, आप जानते हो कि 1-2 एकड़ में आप 2 लाख रुपए कमाओगे, पर उधर वो 2 लाख रुपए कमाने के लिए आपको उधर, जैसे मयंक जी बोलते हैं, उधर तो वहां फार्मर बैठा है, वो करता है, तब वो 2 लाख कमाता है. आप यहाँ से 130 किलोमीटर दूर में 2 लाख रुपए के लिए, 1 एकड़ के लिए 2 लाख रुपए के लिए आप वो कर नहीं पाओगे. और एक्सटेंसिव फार्मिंग इज वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो. तो इट इज totally different, slightly similar but still different than किबुत्ज की. यहाँ अपना अपना फार्म होगा और सब लोग मिलके एक कॉर्पोरेट की तरह उसको मैनेज करेंगे. आपका गेस्ट हाउस भी हो सकता है उसमें, आपका क्लब हाउस भी उसमें हो सकता है, उसमें एग्रो टूरिज्म भी हो सकता है, कई तरह की एक्टिविटीज कर सकते हो. आपका खुद का फार्म हो सकता है, उसमें फार्म हाउस हो सकता है, और फिर भी बाकी की जगह में फार्मिंग एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो सकती है कि जिनकी उस फार्म की इनकम नहीं, तो पूरे फार्म की इनकम जो भी होगी वो सबके बीच में बटेगी. ये कॉन्सेप्ट है. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी 1 एकड़ में बहुत जंगल के पेड़ लगे हो जो आपको नहीं काटना हो, या तो सोसाइटी नहीं काटना चाहे, तो कोई बात नहीं. बाजू के पेड़ में सब मिलके अगर समझो 20,000 पेड़ है काजू के, उसमें आपका भी अधिकार है. या तो आपकी जगह में ऐसा हो कि आपकी जगह की मिट्टी अच्छी नहीं हो, उसमें पत्थर ज्यादा हो, तो नहीं लग सकता, तो भी कोई बात नहीं. आप दूसरा जो कुछ भी करो, पर बाकी जो फार्मिंग है आप सब हिस्सेदार हो. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी फार्मिंग. लिटिल डिफरेंट. Okay, thank you for that. Okay, I think this question, who would like to answer this? It says that we have NA plot at Pali, but we have Amba River flood issues since it's touching river. In such a case, how to go about for such concept? We have 200 plot society. Most of land is, I guess, is barren only. Barren only. ऐसा मैं इस बात का जवाब दूंगा. ऐसा है कि एनए प्लॉट की साइज बहुत कम होती है. एनए प्लॉट तो आज 400 मीटर 500 मीटर का होता है. ये जो कॉन्सेप्ट है फार्मिंग का, जो कॉन्सेप्ट है वो एग्रीकल्चर लैंड के लिए है. क्योंकि आज एनए प्लॉट में तो अगर आपने एनए कराया होगा तो बंगलो स्कीम के लिए कराया होगा, इंडस्ट्री के लिए कराया होगा. तो एनए प्लॉट बंगलो है तो बंगलो के लिए कुछ जगह चाहिए, उसके बाद आपके पास जगह बहुत कम रहेगी, और उसमें इतना एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होना पॉसिबल नहीं है. और अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लिमिटेड जगह में करोगे तो इतना उसका यील्ड भी नहीं आएगा. बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है वो एग्रीकल्चर लैंड के लिए. Okay. Yeah. Mayank, there are a few questions for asking about again about the different types of saplings and more details on where to get what from. I think we can answer those gentlemen directly, and all those people who are asking those questions. I think Mayank's having some connectivity issue, so we will come back to him later when he joins in. May I answer? Yeah, okay, sure, go ahead. This question is very important. क्या होता है कि आज जो जगह होती है ना, आज हर जगह का अपना अपना एक कैरेक्टर होता है. कोई लाल मिट्टी होती है, कोई काली मिट्टी होती है, कोई पथराव मिट्टी होती है, कोई जगह पे सिर्फ चावल हो सकते हैं, जहाँ चावल हो सकते हैं कि वहाँ ये नहीं हो सकता. मेरी तो बेस्ट नर्सरी उसका भी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आज जिस एरिया में, फॉर एग्जाम्पल आज आप रायगढ़ की बात करो, तो रायगढ़ में रत्नागिरी में एक यूनिवर्सिटी है, कोकण कृषि विद्यापीठ. वो लोग ने रिसर्च करके उस एरिया के लिए सुटेबल वेराइटीज डेवलप की है. तो जो यहाँ जो जैसे रत्नागिरी में आफूस होगी, वो आफूस होने वाली यूपी में वो आफूस नहीं होगी आपको. तो इसलिए आपको जिस एरिया में जगह है उसका, जैसे मयंक जी ने उसका जवाब दे भी दिया कि आप उसको टेस्टिंग करा लो, और उसी आसपास की यूनिवर्सिटी वगैरह पूछो. वो लोग बहुत रिसर्च करते हैं, वो लोग बहुत मदद भी करते हैं. वो आपको बोलेंगे कि ये आपकी जगह में आपको ये सुटेबल, ये जैसे चीकू की आपको काली पत्ती करना चाहिए,
आपको काजू का वेंगुर्ला 4 करना चाहिए, इस तरह से वो वेरायटी देंगे। और वो लोग यूनिवर्सिटी की खुद की नर्सरी भी होती है, वहां से भी आप ला सकते हो। आपको बताऊं, केरी के जो गुठली आती है आम की, वो गुठली आप लगाओगे तो वो जो जिस वेरायटी का आम लगाएगा वो आम नहीं आएगा, उसके लिए ग्राफ्टिंग करना पड़ता है। तो ये जो सब टेक्निक है वो यूनिवर्सिटी करेगी, या तो उसका जो कंसर्न है वो करेगा। और अच्छी नर्सरी से लेना चाहिए, जैसे मयंक जी ने कहा कि जो ऑथेंटिकेटेड लाइसेंस नर्सरी है उसके पास से हेल्दी प्लांट लेना चाहिए। Okay, good. Mehak ji, there are few videos जो आपने दिखे हैं, so I think it will be interesting for our audience to see some feedback from जो farmer लोग खुद क्या करते हैं। So with your permission, I will just show those videos right now, and there is a very interesting one which is there. हमारे गांव में जो ग्लोबल वर्ली की टीम ने पानी है, पहले हमारे गांव का जो पानी था वो 400 से 500 फीट तक था। अभी वो काम होने के बाद हमारे गांव का पानी का लेवल 50 से 70 फीट तक आ गया है। उसकी बदौलत हम लोग अब अच्छी फसल उगा सकते हैं। Yeah. Okay. So is this the situation everywhere when it comes to all the places, the benefit that is there to the farmers? How do you go about it? माने आप कैसे करते हो? पहले जाके वहाँ पे स्टडी होता है? How could you just tell us how do you start doing all of this? No, the first thing we do obviously is to study the present condition and then get in people who know this subject, understand what can be done, and then go for it. Okay. So there is another. कोई भी काम होता है ऐसे ही होता है ना, हम भी वैसे ही करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एक और अच्छा सा वीडियो है, ये मैं अभी प्ले करता हूँ and we will hear what ये फार्मर कहना चाहता है। एक पपीता का पेड़ कम से कम 50 से ज्यादा 80 किलो तक ये माल देता है। और 1 एकड़ में ये अपन 900 पेड़ लगा सकते हैं। 900 पेड़ यानी कि लगभग 40 से 50 टन। पहले सोया की खेती करते थे तो 20 या 25 हजार आते थे। ये पपई की खेती करने लगे तो हमारे हाथ में 10 या 15 गुना ज्यादा 3 से 4 लाख रुपए प्रति एकड़ खर्च जाते हुए हमारे हाथ में रह गए। बाजार में जाने के लिए 7 महीने का अंतर लगता है। 7 महीने में अपन पपीता लगाया, उसके बाद 8-10 दिन में वाटरमेलन लगाते। और हमने यहाँ वाटरमेलन लगाया था, ये अंदर ये आप देख सकते हैं। इधर जो मल्चिंग दिख रही है इसमें हमने वाटरमेलन का लिया था। वाटरमेलन का एक एकड़ में खर्चा जाते हुए हमको कम से कम 1.25 लाख रुपए रह गए। ओके, सो आई थिंक ओवरऑल बेनिफिट्स जो है सबको बहुत सारे हो रहे यहाँ पे। वी हैव इनफ ऑफ हमारा जो दुष्काल परिस्थिति में हमारा एरिया पहचाना जाता है। शो यू वन मोर वीडियो। बारिश भी कम होता है और इधर कर्ज बाजारी खेती पूरा चलता था। और मैं तो सोयाबीन, कपास, बाजरी, हाइब्रिड ऐसा पिक लेने वाला किसान था। उसके बाद इसका सेवगे का जो उत्पन्न चालू हो गया तो ऐसा हम सपने में भी नहीं सोचते कि खेती में इतना पैसा निकलता है करके। पहले हम तो वो पैसा देख के हमारा विश्वास भी नहीं होता था कि 1 एकड़ में इतना पैसा खेती किसान को मिलता है। बाद में जब चालू हो गया तो एक झाड़ को 10-15 किलो माल निकलने लगा। अच्छा से पैसा मिल गया। अपना वो कपास निकाल के फेंक देना पड़ता है, वैसा सेवगा का नहीं, 7-8 साल चलता है वो, अच्छा संभालेगा तो। फिर आप पहला क्या पत्रे का घर, अभी घर भी बनाऊंगा वही पैसे से, अच्छा से गाड़ी बीड़ी लेगा बैठने को। पहले दुष्काल वाला खेती है ना, ये सपने में भी नहीं था ऐसा होएगा करके। अभी तो अच्छा दिन आ गया, आएगा और अच्छे दिन आ गए। I think it is very heartening to hear all the farmers, benefiting. We only hear all the sad stories कि वो किसानों को तकलीफ हो रहा है, but इतना सब फायदा भी उनका हो सकता है। So it is very good to hear. I think we have already crossed 1 hour here now.
फ्यू क्लोजिंग कमेंट्स राहुल जी, लास्ट में आपको क्या लगता है कि हाउ डू अर्बन पीपल जो शहर में रहने वाले हो गए उनको क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक दैट दे कैन डू एंड हाउ they can join up and do this thing? How easy it is for them, how do they? अभी वो सवाल ऐसे उठेगा ना कि अच्छा आपने तो इंटरेस्ट खड़ा कर दिया, सब में आपने भी इंटरेस्ट खड़ा कर दिया और मयंक जी ने भी इंटरेस्ट खड़ा कर दिया. Now all the comments are there only saying this is my phone number, this is my thing, how do I contact you? So what is it the next step? How do people contact? So same question for Rahul ji and same question for लोग अभी करना चाहते हैं, आपने इंटरेस्ट खड़ा कर दिया, अभी वो क्या, अभी is there a website they can go to? Should they send you an email? What should they do next? नेक्स्ट में तो ऐसा है कि हमारे देश की बदनसीबी एक ऐसी है संदीप कि जिनके पास पैसे और रिसोर्सेज है उनके पास जगह नहीं है और खेती में इंटरेस्ट नहीं है, और जिनके पास जगह बहुत पड़ी है उनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो डेवलप करे. जिसको अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट हो तो उनको देखना चाहिए कि सबसे पहले उनको जगह लेनी चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में, क्योंकि हर आदमी जगह ले नहीं सकता और टाइटल का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर बने, वो शायद मैं ऐसा फ्लोट करूंगा लोगों के लिए. और वर्कर्स लैंड लेनी चाहिए ताकि अपना क्रॉप जैसे गेहूं और चावल वगैरह कम नहीं हो, वर्कर्स जिसमें कुछ नहीं होता वो लेना चाहिए. और वो लैंड को कन्वर्ट करना चाहिए हॉर्टिकल्चर, और वही चीज लगाना चाहिए जिसकी होलसेल में डिमांड हो, जो कंपनी ले सके. और ऐसा जैसे आज अगर आपने कुछ ऐसी सब्जी लगा दी कि वो दूसरे, अगर आपने उसको पेड़ से निकाली तो दूसरे दिन बिगड़ जाएगी, या तो एपीएमसी मार्केट में बेचने गए और किसी ने ली, ऐसा नहीं. अब ऐसे चीज होना चाहिए. जैसे किसी ने बोला था हर्बल प्लांटेशन किया था, किसी ने मेडिसिनल प्लांट्स किया था, जैसे मैं जी ने ड्रम स्टिक किया, जैसे काजू है, वो ऐसी चीजें सबको मिला. पर अर्बन, मेरा तो सबसे रिक्वेस्ट ये है और सबसे सजेशन ये है, रिकमेंडेशन है अर्बन लोगों को कि आप लोग अपने थोड़े रिसोर्सेज डालो. आप सोने में जो डालते हो, या तो आप शेयर वगैरह में जो डालते हो, या तो आप फिक्स डिपॉजिट रखते हो, कुछ आपकी एसेट ऐसी होनी चाहिए म्यूचुअल फंड में डालने की बजाय कि जिसमें आपकी जगह हो, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो, और आप वो जगह जिसमें कुछ भी आज की तारीख में तो उसमें आप कुछ उगाओ सबकी मदद लेके, और ऐसा कुछ उगाओ जिसमें आपको भी पैसे मिले, आपके पैसे का रिटर्न मिले, और आपका देश की इकोनॉमी पर आपका कंट्रीब्यूशन हो, और वहाँ के पुअर लोगों को काम भी मिले, और आपका सेम इंफ्रास्ट्रक्चर उनको काम आए ताकि उनकी भी जिंदगी बदले. ये करना चाहिए. तो क्वेश्चन अभी यही आएगा राहुल जी के, अभी हाउ डू पीपल कांटेक्ट यू? सो हम क्या करेंगे, आपका ये ईमेल आईडी एक हम डाल देंगे इसमें कमेंट्स में कि जिनको कम्युनिटी फार्मिंग में इंटरेस्ट हो तो यहीं पे ये वीडियो के नीचे हम ईमेल डाल देंगे तो वो हमको कांटेक्ट कर सके. मयंक जी, सेम क्वेश्चन फॉर यू. लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट लैंड. लोग किसान जो है, कोई कहता है कि मेरे पास लैंड है, कोई कहता है हमको कंसल्टेंट चाहिए. आप जाके बाद में कमेंट्स देख लेंगे, बहुत सारे कमेंट्स में लिखा हुआ है वहाँ पे कि हमको कोई कंसल्टेंट चाहिए, हमारे पास ये है, हमको करना है. तो हाउ डू वी गो अबाउट इट? हाउ डू, ऑफ कोर्स आपका तो खैर वेबसाइट है, और वो वेबसाइट ये वेबसाइट है ग्लोबल पार्ली का, बट इज दिस द राइट प्लेस फॉर देम टू कॉन्टैक्ट यू, और इज देयर अनदर ईमेल दैट यू वुड लाइक टू गिव देम? नो, लेट मी बी वेरी कैंडिड. मैं इंडिविजुअल लोगों को हेल्प करना या उनको करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ. आई एम सॉरी, आई एम नॉट बीइंग रूड, पर ये तो ठीक है, बहुत कंसल्टेंट है, बहुत लोग मिल जाएंगे. मैं तो देश बदलने के लिए आया हूँ, तो उसको कैसे पूरे कंट्री में, जैसे मैंने 12 लाख पहले पेड़ लगाए, फिर 20 लाख लगाए, अब 9 स्टेट्स में काम कर रहा हूँ. अभी पीएमओ और मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि कंट्री में किस तरह हॉर्टिकल्चर बढ़ सके. मैं, संदीप, यू माइट बी इंटरेस्टेड, मैं कल कैलकुलेट करता था कि 4.37% जो जमीन है ये फ्रूट प्लांटेशन के अंडर है, और चाइना में 13.9% है. अगर हम इंडिया में 11% कर दे जमीन, एंड 2 लाख रुपया पर एकड़ की इनकम मिनिमम करें, तो वी वुड एड 6 लाख करोड़ रुपीस पर ईयर, which is 3% of the GDP of India. Yes. So that is my target कि कैसे देश को बदला जाए. किसके पास जमीन है उसको कंसल्टेंट चाहिए, आई एम नॉट द गाय. आप ढूंढ लीजिए, बहुत है. देश बदलना है, आ जाओ साथ में बदलते हैं. यही जॉब देश बदलना है, चलो साथ में अपन बदलते हैं. वेरी वेरी वेल सेड. यही है. बस अभी हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं ऑन दिस नोट कि यही मैं कहना चाहता हूँ
हाँ जी, मैं ये हाँ। कहना चाह रहा हूँ, ये कंसल्टेंट तो नॉर्मल होते हैं, पागल मैं हूँ तो कंसल्टेंट का काम नहीं कर सकता हूँ मैं। नहीं, हमको यही करना चाहिए, यही करना पड़ेगा। अभी देखो ऐसा है, वो पागलपन से आप इंस्पायर हो गए और शायद आपके पागलपन से कोई और भी इंस्पायर हो जाएंगे, और ऐसे इंस्पायर्ड सोल्स जो है वो साथ में जुड़ जाएंगे तो ही देश बदलेगा। तो आई थिंक दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका भी राहुल जी और मयंक जी दोनों, आपका, आपने वक्त भी निकाला और बहुत सारी जानकारी भी दी और सबको बताया कि हम इंडिविजुअल लेवल पे भी क्या कर सकते हैं, मिल के क्या कर सकते हैं, और सब जब साथ में मिल जाएंगे तो देश का भी क्या कर सकते हैं हम। धन्यवाद आप सबका, और जो दर्शक जितने भी देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड वी होप टू सी यू अगेन इन मोर सच प्रोग्राम्स। थैंक यू वेरी मच। मयंक जी, राहुल जी, आप कहीं जाइएगा नहीं। आई विल जस्ट एंड द ब्रॉडकास्ट एंड वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। मैं ईमेल तो डाल दो कम से कम, ईमेल। हाँ जी, ये email तो डाल ईमेल दो वो लोगों के लिए। ये email will be there in the comments, so it is easy to click and for them to do it. Okay.